आज का जो हमारा टॉपिक था वो स्विट्जरलैंड का जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें जो संवैधानिक प्रावधान है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उसके से संबंधित था। संविधान के आंशिक संशोधन पर प्रस्ताव और लोक निर्णय। यदि संविधान में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव सविन्यासित आरंभ के रूप में संघीय संसद के पास भेजा जाता है तो संघीय संसद उसे लोक निर्णय के लिए जनता के सम्मुख और कैंटनों के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार कर सकती है। जनता और कैंटन एक साथ दोनों प्रस्तावों मूल, आरंभक और वैकल्पिक प्रस्ताव पर मतदान करेंगे। यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत समझा जाएगा। लेकिन यदि एक प्रस्ताव को जनता के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है तथा दूसरे को कैंटन का बहुमत प्राप्त होता है तब दोनों ही प्रस्तावों को अस्वीकृत समझा जाएगा। जनता 1,00,000 सामान्य सुझावों के रूप में अविनाश आरंभक में भी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संघीय संसद को भेज सकती है। यदि संघीय संसद सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति देती है तो वह आंशिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर जनता और कैंटनों के सम्मुख लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत करती है। लेकिन यदि वह आरंभक प्रस्ताव से असहमत है तो भी वह इसे जनता के सम्मुख निर्णय के लिए रखेगी और जनता इस बात का निर्णय करेगी कि प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई हो अथवा नहीं। यदि जनता आरंभक प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो संसद आरंभक प्रस्ताव के सामान्य सुझावों को आधार बनाकर तत्संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करती है। संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि हेतु लोक निर्णय। संशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया का दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि का है और चाहे पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव हो या आंशिक संशोधन का। संशोधन की पुष्टिकरण हेतु एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। संशोधन की पुष्टि हेतु प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए रखा जाता है। संशोधन तभी पारित समझा जाता है जबकि कैंटनों के बहुमत अथवा स्वयं संघ की जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। कैंटनों के बहुमत का निर्णय करने में पूर्ण कैंटन का मत 1 तथा अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। इस प्रकार संशोधन पारित समझे जाने के लिए आवश्यक है कि कम से कम 11.5 कैंटनों द्वारा और जनता के बहुमत द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाए। जनता के बहुमत और कैंटनों के बहुमत द्वारा स्वीकृत कर लिए जाने पर संविधान में संबंधित संशोधन हो जाता है। संवैधानिक संशोधन के अतिरिक्त अनिवार्य लोक निर्णय की 2 स्थितियां। संवैधानिक संशोधन के अतिरिक्त 2 अन्य स्थितियों में भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। इन स्थितियों का विषय का उल्लेख नवीन संविधान के अनुच्छेद 140 ब और स में किया गया। प्रथम, सामूहिक सुरक्षा हेतु स्विट्जरलैंड या किसी संगठन या उच्च राष्ट्रीय समुदाय में प्रवेश। स्विट्जरलैंड लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। कारण ये था कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रस्ताव जनता के सम्मुख लोक निर्णय के लिए रखा गया, जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया। 2001 में जब जनता ने लोक निर्णय में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव स्वीकार किया, तब 2002 में स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त की। द्वितीय, ऐसे संघीय अधिनियम जिनका कोई निश्चित संवैधानिक आधार नहीं है तथा जिन्हें आवश्यक करार देकर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू करने की घोषणा की गई है, उन्हें संघीय संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद
1 वर्ष के भीतर लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत करना होगा। ऐच्छिक लोक निर्णय। अनुच्छेद 141 में ऐच्छिक लोक निर्णय की स्थितियों का उल्लेख किया गया। 50,000 नागरिक या 8 कैंटन निम्न में से किस पर लोक निर्णय की मांग कर सकता है? ये मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या संधि संपन्न होने के 90 दिन के भीतर की जानी चाहिए। ये स्थितियां या विषय है संघीय अधिनियम पर। ऐसे संघीय अधिनियम जिन्हें अत्यावश्यक करार देकर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू करने की घोषणा की जाए, संविधान या संघीय अधिनियम की सीमा के भीतर जारी किए गए संघीय आदेश। निम्न श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भी ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो असीमित समय के लिए हैं और जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, जिनमें स्विट्जरलैंड के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश की व्यवस्था, जिनमें कानून के बहुपक्षीय एकीकरण की व्यवस्था। संघीय संसद इन श्रेणी में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भी रख सकती है। लोक निर्णय में स्वीकृति की प्रक्रिया। अनुच्छेद 142 जनता के मत हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव स्वीकृत समझे जाएंगे यदि मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत उसे स्वीकार करता है। जिन प्रस्ताव को जनता के मत हेतु और कैंटनों के मत हेतु प्रस्तुत किया जाता है उन्हें तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत 23 में से 12 कैंटन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हैं। कैंटनों के मत का निर्णय कैंटनों में लोकप्रिय मतदान के आधार पर होता है। कैंटनों के मत की गणना में 6 अर्ध कैंटन ऑफ वाल्डेन, निडवाल्डेन, बसेल सिटी, बसेललैंड, अपनजेल, आउटर रोड्स, अपनजेल, इनर रोड्स में ये प्रत्येक के मत को आधा और पूर्ण कैंटन के 20 के मत को 1 गिना जाएगा। कैंटनों में लोक निर्णय। संघीय संविधान के अनुसार सभी कैंटनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 10 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटनों में सामान्य कानून पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 9 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन में सामान्य कानून पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है, अर्थात संबंधित संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर निश्चित संख्या में मतदाताओं द्वारा लोक निर्णय की मांग की जा सकती है। शेष कैंटनों में लोक निर्णय की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कुछ कैंटनों में वित्त संबंधी विषय पर भी लोक निर्णय की व्यवस्था है। उदाहरणतः कुछ कैंटनों में ये व्यवस्था है कि 1 लाख फ्रैंक या इससे अधिक रकम के खर्च के लिए तथा 2 लाख या इससे अधिक राशि के व्यक्ति वार्षिक खर्च के लिए लोक निर्णय करवाया जाना चाहिए। आरंभक। स्विट्जरलैंड में आरंभक की व्यवस्था संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के विषय में की गई है। साधारणतः विधेयक प्रस्ताव पर नहीं, इसलिए उसे संवैधानिक आरंभ ही कहा जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संविधान के पूर्ण संशोधन तथा आंशिक संशोधन दोनों ही विषयों में आरंभक का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार के आरंभ का प्रयोग 1 लाख मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। यदि उक्त संख्या में स्वयं नागरिक को पूर्ण या आंशिक संशोधन के लिए याचिका दे तो उसे प्रार्थना पत्र पर लोक निर्णय लेना आवश्यक होता है। 1 लाख मतदाताओं के हस्ताक्षर 6 महीने की अवधि के भीतर किए हुए होने चाहिए। नवीन संविधान के अनुच्छेद 139(3) में जनता की आरंभिक की शक्ति का एक प्रतिबंध अवश्य लगाया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई आरंभक देश की एकता या अंतर्राष्ट्रीय कानून में अनिवार्य नियमों का पालन नहीं करता तो संघीय संसद इस आरंभ को संपूर्ण देश में या कुछ
अंशों में अवैध घोषित कर देगी। पूर्ण संशोधन के लिए प्रस्तुत आरंभ को यदि स्वयं मतदाताओं का बहुमत स्वीकार कर ले तो संघीय सभा का विघटन कर दिया जाता है और चुनावों के बाद निर्मित नई संघीय सभा संविधान में संशोधन का कार्य करती है। आंशिक संशोधन के लिए आरंभ का प्रयोग पूरे विधेयक के रूप में अर्थात सविन्यास रूप में किया जा सकता है या मोटे सुझावों के रूप में अर्थात अविन्यासित के रूप में किया जा सकता है। जब आंशिक संशोधन के लिए अनावश्यक रूप में आरंभक का प्रयोग किया जाता है और यदि व्यवस्थापिका उससे सहमत होती है तो ये सुझावों के अनुसार संशोधन विधेयक तैयार कर उस पर जनता व कैंटनों का मत लेते हैं। यदि व्यवस्थापिका इन सुझावों से सहमत नहीं होती तो उन सुझावों पर लोक निर्णय लिया जाता है। यदि लोक निर्णय में जनता का बहुमत सुझावों का समर्थन करता है तो व्यवस्थापिका इस बात के लिए बाध्य होती है कि वह इन सुझावों के अनुसार संशोधन विधेयक तैयार कर उस पर लोगों व कैंटनों का मत ले। आंशिक संशोधन की याचिका यदि संशोधन विधेयक के साथ प्रस्तुत की जाती है और यदि संघीय संसद उससे सहमत होती है तो उस पर तुरंत ही जनता तथा कैंटनों का मतदान कराया जाता है। यदि जनता और कैंटनों का बहुमत उसके पक्ष में हो तो संविधान में संशोधन होगा वरना नहीं। यदि संघीय संसद जनता द्वारा निर्मित विधेयक के विरुद्ध हो तो या तो वह मतदाताओं को उसकी अस्वीकृति के लिए सलाह दे सकती है या वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार कर जनता से इसे स्वीकार करने के लिए आग्रह कर सकती है। कैंटनों में आरंभक जनेवा में केवल संविधान संशोधन विधेयक पर ही आरंभक की व्यवस्था है। शेष सभी कैंटनों में संवैधानिक संशोधन या सामान्य कानून दोनों के ही संबंध में आरंभक की व्यवस्था है। आरंभक के प्रयोग की पद्धति संबंधी कैंटनों में संविधान द्वारा ही निर्धारित की जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।